हेलो क्लास ट्वेल्थीज, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम है यश महेश्वरी और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल में। ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर आईसीएसई क्लास 10th, आईएससी क्लास 11th एंड 12th। सो आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट why to fear when Maheshwari sir is here? So need not to worry because अब हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट, खत्म, एक शॉट में। लेकिन ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं समझाना कि ये किस तरीके से क्लास रहेगी। तो इस क्लास में मैं सबसे पहले कवर करूंगा वन शॉट में सारे ही टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन, सारे ही कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन, ताकि शुरुआत में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएं। देयर आफ्टर मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो भी वन शॉट में सारे ही सारे क्वेश्चंस एक साथ कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं, पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं वो शुरुआत में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं वो आगे स्किप करके आ जाएं क्वेश्चन पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कहां तक क्वेश्चंस है और कहां तक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको आगे फॉरवर्ड बढ़ना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो जाए, इसलिए इस तरीके से बनाया जा रहा है ये वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव सेशंस, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारी ही चीजें कंप्लीट कराने वाले हैं रिलेटेड टू आईएससी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन and ICSE 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैप्टर को आज हम लोग मास्टर करने वाले हैं, तो अपनी पेन, कॉपी, पेपर निकाल लीजिए और साथ साथ लिखते चले जाइए, ये सारे नोट्स बनाते चले जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ, ये जो पूरी की पूरी पीपीटी है, ये पीपीटी मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए और इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। अगर यही क्वेश्चन जो मैंने यहां पे कराए हैं आपने कर लिए तो हाफ ईयरली में झंडा गाड़ दोगे, प्री बोर्ड्स में मजेदार क्वेश्चंस सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, इवन बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो बाद में ना कहना यार कि सर ने बताया नहीं था, सर ने सब कुछ बताया था, बस करना अब आपको है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर सम रियली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद यू। अगर आप अभी तक आपको कोई भी अच्छा टीचर नहीं मिला है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करे, जो आपके डाउट्स 24/7 कभी भी सॉल्व करे, जो आपके डाउट्स के साथ साथ आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू कि भाई बैकलॉग्स बहुत सारे हो गए, कैसे मैनेज करना है, सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर ये सारी दिक्कतें आपको आ रही है और आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बड़े भैया नहीं है जो आपको बताए रिलेटेड टू करियर ईच एंड एवरीथिंग, तो भाई मैं यश महेश्वरी आपके लिए लेके आया हूं डेडिकेटेड कोर्सेज, जिसमें आप अपने बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे जो कोर्सेज हैं 10th क्लास के लिए, हमारा एक पहल का कोर्स है मैथमेटिक्स का, जिसकी फीस है मात्र 4,999 रुपए। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूं और ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, इनके टाइमिंग्स हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, MWF 5 to 6 PM। सो ये 5 to 6 PM क्लासेस चल रही हैं MWF में, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स, शीट्स, क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। देन वी हैव अ कोर्स फॉर अभियान एकेडमिक्स। दिस इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स हु हैव PCM इन क्लास 12। तो ये कोर्स उनके लिए है। इस कोर्स की फीस है 9,999 रुपए। इस कोर्स में जो क्लासेस चल रही हैं वो MWF में मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की 1-1 घंटे की क्लास चलती है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपकी फिजिक्स की 1-1 घंटे की क्लास चलती है। सो PCM तीनों चीजें खत्म, तीनों चीजें बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ खत्म। प्लस इस पर्टिकुलर कोर्स में हम आपके घर पे 3
सेट ऑफ बुक्स भी डिलीवर कर रहे हैं, और इन बुक्स के अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कोई और बुक्स को करने की जरूरत नहीं है। डेडिकेटेड फॉर आईएससी, जिसमें PYQs भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सारी चीजें उसमें कवर्ड हैं। तो वो अगर आपको बुक सेट से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। Similarly, we also have a course named as अभियान मैथमेटिक्स, जिसमें मैं सिर्फ मैथ्स कवर कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। सो वो बच्चे जो कॉमर्स में है या वो बच्चे जिनके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज के साथ, दिस कोर्स इज डेडिकेटेड फॉर यू। इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी है, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। इसकी क्लासेस MWF 7 to 8 PM होती हैं। इसमें मैथ्स की बुक आपके घर पर डिलीवर भी कराई जा रही है, जिसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं या क्लास 12th पास आउट हैं और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, आइदर एज अ डेक ऑफिसर और एज एन इंजन ऑफिसर, देन यू हैव 2 कोर्सेज फॉर इट। सो एक IMUCET ड्रॉपर्स बैच है, जिसमें हम IMUCET की तैयारी करा रहे हैं फॉर IMUCET एग्जामिनेशन, जो मई 2026 में होने वाला है, दैट इज द कमिंग ईयर। तो अगर आप ISC क्लास 12th में हैं, अभी क्लास 12th में, और साथ साथ आप मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो दिस इज द कोर्स फॉर यू। इस कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस अभी के लिए हमने 9,999 रुपए कर दी है, बट ये पूरा का पूरा कोर्स 15,000 का है अभी के लिए। सिर्फ अगर आज कल और परसों में आप एनरोलमेंट कराते हैं तो ये 9,999 में आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। सिमिलरली फेब्रुअरी बैच, वो बच्चे जिन्होंने IMUCET 2025 का पेपर क्लियर कर लिया है, फेब्रुअरी बैच में कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें हम इन दोनों कोर्सेज में कंप्लीट करा रहे हैं। फेब्रुअरी वाले कोर्स की जो फीस है वो है 4,999 रुपए, सिर्फ आजकल और परसों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो IMUCET 2026 का जो ये ड्रॉपर्स बैच है, इसमें हम 5 किताबें आपके घर पे डिलीवर करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, GK, GS, सारी ही चीजें डेडिकेटेड फॉर IMUCET, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी। तो अगर मर्चेंट नेवी में एडमिशन चाहते हो तो ये आपका श्योर शॉट रोड मैप है सक्सेस के लिए। इसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, रिटन इंटरव्यूज पे भी काम कर रहे हैं, एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंपनी, वो भी हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप CUET की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम CUET की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। सो इफ यू आर इन क्लास 12 एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग CUET 2026 एग्जामिनेशन, तो हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डोमेन में कंप्लीट करा रहे हैं, एंड इंग्लिश प्लस GT GS जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर अप कराएंगे। अगर आप CUET प्लस अकेडमिक्स दोनों एक साथ करना चाहते हो तो इस कोर्स की फीस है मात्र 14,999, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11 12 मतलब 12th के लेवल का पूरा कंप्लीट कराएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट CUET की भी प्रिपरेशन कराएंगे, और इसमें CUET डेडिकेटेड बुक्स भी आपके घर पे पहुंचने वाली हैं। तो बल्ले बल्ले मज़ेदार है। अगर आपको एनरोलमेंट कराना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9871945522 पे भी कॉल कर सकते हैं। राइट, सो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन वन शॉट। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन वन शॉट के कौन सो सबसे पहला टॉपिक जो आता है यहां पे वो आता है रेट ऑफ चेंज का। सो डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज। क्या होता है रेट ऑफ चेंज, इसको समझते हैं। बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएगा। सो अगर हमको दिया है dy/dx, तो dy/dx का मतलब क्या होता है? dy/dx जो हमने डेरिवेटिव्स में, डिफरेंशिएशन में पढ़ा, ये dy/dx क्या डिनोट करता है बेसिकली? तो ये डिनोट बेसिकली ये करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कि y कितनी तेजी से या कितनी धीरे, उसका रेट ऑफ चेंज जो है y का विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब y में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जब x में हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, और इसी को हम डिनोट करते हैं बाय dy/dx। नाउ इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं जो आपको तुरंत के तुरंत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा सारे लड़के और लड़कियों को। सो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक ये मैडम है जिन मैडम का नाम है GD,
गोल्ड डैश, कमेंट करके बताइएगा गोल्ड के आगे इनका नाम क्या होगा, गोल्ड डैश, ठीक है। सो ये मैडम है जीडी और ये एक भाई साहब है, भाई ये आई एम अ मिलियनेयर। ये भाई साहब ऐसे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, बहुत जायदाद, बहुत पैसा, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे मोबाइल, मतलब अमीर आदमी है, मिलियनेयर है, ठीक है। तो अगर हम एक्स से डिनोट करें द मनी ही हैज, दिस पर्सन मिलियनेयर, जिनके पास जो पैसा है उसको अगर हम एक्स से डिनोट करें, और ये मोहतरमा का जो प्यार है इन भाई साहब की तरफ उसको अगर हम वाई से डिनोट करें, सो वाई इज रिप्रेजेंटिंग द लव बिटवीन मोहतरमा एंड दिस मिलियनेयर, एंड एक्स इज डिटरमाइनिंग मनी, पैसा जो इनके पास है। नाउ dy बाई dx का मतलब यहां पे क्या होगा, dy बाई dx का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लव विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी। समझिएगा बहुत ध्यान से। सो ये जो इनके बीच में प्यार है, अगर ये प्यार बढ़ रहा है या प्यार घट रहा है, इसकी प्यार के घटने या प्यार के बढ़ने की जो वैल्यू है, जो रेट ऑफ चेंज है, वो अगर डिपेंडेंट है ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी ही हैज, कि इनका अगर पैसा बढ़ता जा रहा है तो मोहतरमा का प्यार भी बढ़ता जा रहा है। भाई भाई मोहतरमा को महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के दे रहे हैं, महंगी घड़ियां, महंगे पर्सेस, महंगे बैग, टॉमी, गुची, प्राडा, शनैल, तो ये सारी चीजें जब इनको ये खरीद के दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इनका प्यार और बढ़ता जा रहा है। ये मैडम सोच रही है भाई ये लड़का तो मुझी से प्यार करता है, राइट। तो व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लव is changing with the rate of change of money he has, this is known as rate of change। इसी को हम यहां पे रेट मेजर कहते हैं, एक क्वांटिटी के चेंज को जब दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। सो एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सेकंड क्वांटिटी, दिस इज नोन एज रेट मेजर। तो जब पैसा बढ़ता चला जा रहा है और प्यार भी बढ़ता चला जा रहा है तो रेट ऑफ मेजर जो आएगा यहां से, रेट ऑफ चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जब पैसा भी बढ़ रहा है और प्यार भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन प्यार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन पैसा कम होता चला जा रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब न्यूमरेटर बढ़ता चला जाए लेकिन डिनोमिनेटर अगर कम हो जाए, न्यूमरेटर पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, इन दैट केस रेट ऑफ मेजर जो लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है, और रेट ऑफ मेजर पॉजिटिव लिया जाता है जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में भी बढ़ रहा है, दोनों ही क्वांटिटीज में बढ़ोतरी हो रही है तो पॉजिटिव लेंगे, एक में बढ़ोतरी एक में कम हो रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे। या फिर ऐसे समझिए कि वैसे जैसे पैसा कम होता जा रहा है वैसे वैसे प्यार भी कम होता चला जा रहा है, तो अगर पैसा कम होगा तो डेफिनेटली प्यार कम हो ही जाएगा। तो इसी को रेट मेजर कहते हैं। रेट मेजर को समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर रेट मेजर की ये बेसिक चीज आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नोट करके रखनी पड़ेंगी, जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कराने के लिए कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड, क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ये सारी चीजें। क्या सबसे पहले जो आपको यूनिट्स दी जाएंगी क्वेश्चन में, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इस तरीके से जो आपको यूनिट्स दी जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है स्क्वायर वाली यूनिट होती है एरिया की और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मिनट, व्हाटएवर। तो यहां पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है dA बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। अगर आपको यही चीज दी हुई है कुछ इस तरीके से, लेट्स से सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो यहां से इस यूनिट को देख के आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, क्यूब किस में आता है, वॉल्यूम में आता है, राइट। तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब्स में होती है। तो अगर यहां पे सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दिया है दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ये समझ में आ रहा है। अगर आपको यूनिट दी है लेट्स से मीटर क्यूब पर मीटर, तो इसका मतलब क्या है, मीटर क्यूब पर मीटर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर डायमेंशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो यहां पे dv बाई, लेट्स से अगर हम एक साइड ले लें क्यूब का तो dv बाई dA,
कहने का मतलब यह है इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बस अगर आपको यह पता हो कि जो यूनिट्स दी गई हैं वो यूनिट से आपको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि किसका रेट ऑफ चेंज दिया है। अब यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं, एक चीज में दिया होता है इंक्रीजिंग और एक चीज में दिया होता है डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कह रहा है द लेंथ of as the length of a rectangle is increasing the rate of change of area is also increasing, तो वहां पे जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे DA बाई DL ये यहां पे हम क्या लेंगे, ये यहां पे हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो जहां पे भी कोई भी चीज दी हुई है एज इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, वहां पे हम क्वांटिटी को लेंगे पॉजिटिव। कहीं पे भी अगर चीज दी हुई है एज डिक्रीजिंग तो वहां पे जो भी रेट ऑफ चेंज दिया है उसको हम लेंगे नेगेटिव। सो दीज आर टू crucial important points to solve each and every question related to rate measure। तो एक बार को rate measure ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए कि यूनिट की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है। प्लस अगर कोई चीज इंक्रीजिंग है तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, कोई चीज डिक्रीजिंग है तो उसको नेगेटिव रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको रेट मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है इसके बाद, तो थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कीजिए और पहुंच जाइए रेट मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। चलिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now let's talk about increasing and decreasing function। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब increasing function किसको कहेंगे, decreasing function किसको कहेंगे? तो देखिए इसको बताने के लिए दो मेथड्स हैं, दो मेथोडोलॉजी हैं। एक मेथड है कि आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को, अगर हमको किसी भी फंक्शन को बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हम कैसे बता सकते हैं? अगर हम उसका ग्राफ देखें तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो किसी भी फंक्शन के फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे किसी भी इंसान के फिगर को देख के आप ये जबरदस्ती बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि वो उसकी फूडिंग हैबिट्स कैसी है, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, वो फिट रहता है या नहीं रहता है, रहती है या नहीं रहती है। वैसे ही हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो तीन तरीके के फंक्शंस होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा ये आपको पहला वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन नीचे से शुरू हो रहा है और जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है इसकी y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ फंक्शन है। तो ऊपर की तरफ जाता हुआ फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखिए, ये जो है फंक्शन ये नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, y की वैल्यू कम होती जा रही है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड वाला फंक्शन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन को अगर हमको चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यूजिंग द ग्राफ, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट कीजिए, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीजिंग, और स्ट्रेट जा रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन अगर इसी चीज को हमको दूसरी तरीके से प्रूफ करना हो, चेक करना हो कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे चेक किया जा सकता है? तो मैथमेटिकली चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो यहां पे आपको समझना है, और अगर आपने ये समझ लिया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड आप आराम से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये है एक हमारा फंक्शन ग्राफ, ठीक है। इस फंक्शन में एक पॉइंट लिया हमने a, जहां पे x की वैल्यू है x1 के बराबर, x कोऑर्डिनेट इज x1 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1। दूसरा एक पॉइंट लिया b, इसमें x कोऑर्डिनेट x2 के बराबर है और y कोऑर्डिनेट y2 के बराबर है। अब आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब हम x में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, x कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाता है, राइट। सो x2 क्योंकि x1 के राइट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब है x2 बड़ा है x1 से, मतलब x2 इज ग्रेटर दैन x1। अब x2 अगर बड़ा है x1 से तो यहां पे y1 y2 को भी देखिए, तो x2 के करस्पॉन्डिंग में y2
और x1 के करस्पॉन्डिंग में y1, तो y2 बड़ा है y1 से क्योंकि y2 ऊपर है, जो y एक्सिस पे ऊपर उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी, तो y2 इज ग्रेटर देन y1, यहां से हमको दिखाई दे रहा है, राइट। सो जब x2 ग्रेटर है x1 से तो यहां पे y2 भी ग्रेटर है y1 से। अब y2 y1 का मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। क्यों? क्योंकि f ऑफ x2 का मतलब ही होता है x2 की वैल्यू फंक्शन में रखने पे उसकी y की वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब y2। सो y2 इज ग्रेटर देन y1, या हम यहां से ये कह सकते हैं fx2 इज ग्रेटर देन fx1। सो मैथमेटिकली यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया दैट इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 and if fx2 is also greater than fx1 then the function will be called as an increasing function। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? increasing function हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने पे y की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है रेट ऑफ चेंज में। अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ फंक्शन, जो ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरे फंक्शन को चेक करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ से। तो ग्राफ में हमने फिर से दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया a, एक पॉइंट लिया b। a वाले पॉइंट पे x की जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने x2 के बराबर लिया, y का जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने y2 के बराबर लिया। सिमिलरली पॉइंट b पे x का जो कोऑर्डिनेट है x1 के बराबर लिया, y का जो कोऑर्डिनेट है वो y1 के बराबर लिया। अब अगेन हमको यहां से क्लियरली दिख रहा है कि x2 बड़ा होगा x1 से, क्योंकि x2 राइट पे है, x1 लेफ्ट पे है। सो x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस इज क्लियरली विजिबल। नाउ x2 के करस्पॉन्डिंग में y2 को देखिए और x1 के करस्पॉन्डिंग में y1 को देखिए। जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, y1 ऊपर है y2 नीचे है, मतलब y1 बड़ा है y2 छोटा है। तो y1 बड़ा है y2 छोटा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से। सो यहां पे क्या हो रहा है? कुछ उल्टा हो रहा है। सो यहां पे हो ये रहा है कि अगर x2 बड़ा है x1 से लेकिन fx2 छोटा आ जाए fx1 से, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, राइट। कांस्टेंट फंक्शन के लिए अगर आप चेक कीजिए तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। सो कांस्टेंट फंक्शन में चाहे आप x1 ले लीजिए, चाहे आप x2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सो यहाँ पे x1 के करस्पॉन्डिंग में जो y की वैल्यू है वो भी वही है, x2 के करस्पॉन्डिंग में जो y की वैल्यू है वो भी वही है। तो x1 चाहे x2 के बराबर हो ना हो, y1 y2 के बराबर होता है। यहाँ पे y हमेशा सेम रहता है पूरे थ्रू आउट। सो इसको y1 बोलो चाहे इसको y2 बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। तो x के बढ़ने से या घटने से y पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो एक कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल तरीके से हमने यहां से ये समझा कि हम इंक्रीजिंग फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कांस्टेंट फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स। अब आ जाते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसके लिए समझिएगा, अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन हमको दिया है, लेट्स से ये जो ग्राफ दिया है ये एक फंक्शन का है विच इज fx। तो इस फंक्शन को अगर हम fx बोल रहे हैं, तो इस fx फंक्शन में अगर हम किसी भी पॉइंट पे, सो ये फंक्शन जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइंड है, लेट्स से यहां पे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू है 0 के बराबर, और यहां पे जहां पे ये फंक्शन खत्म हो रहा है, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है, यहां पे x की वैल्यू है लेट्स से x इज इक्वल्स टू ये है b के बराबर। सो दैट मींस दिस फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन 0 से b। अब हम इसको 0 ना बोल के इसको बोल देते हैं लेट्स से a। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन a टू b, मतलब इसका जो डोमेन है, x की जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये a से b के बीच में कर रहा है, ये इसका डोमेन है, ठीक। अब इसके डोमेन के बीच में कहीं पे भी कोई एक ऐसा पॉइंट ले ले विच इज लाइंग बिटवीन a एंड b, और वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर दे। सो लेट्स से ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला जहां पे x इज इक्वल्स टू c है, और यहां पे अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो टैंजेंट इस पर्टिकुलर फंक्शन पे बन रही है, ये टैंजेंट x एक्सिस पे कैसा एंगल बना रही है? लेट्स से ये एंगल बनाया थीटा। अब ये कैसा एंगल बना रही है? तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल थीटा बन रहा है यहां पे, दिस एंगल थीटा
will be greater than 0 degree and will be less than 90 degree, yes or no? मतलब ये एंगल यहां पे कैसा बन रहा है, ये एंगल यहां पे बन रहा है एक्यूट एंगल। सो इंक्रीजिंग फंक्शन में आप उसके डोमेन के बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए और वहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो वो जो टैंजेंट होगी वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, 90 से छोटा 0 से बड़ा एंगल बनाएगी। अब ये जो एक्यूट एंगल होगा, इसकी अगर हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करें, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। सो टैन थीटा का मतलब एक और क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स भी होता है भाई, राइट? सो अगर यहां से हम इसका टैन थीटा निकालें तो वो कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि अगर एंगल हमारा एक्यूट है, मतलब 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो टैन थीटा की वैल्यू कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में टैन की वैल्यूज याद की हैं, राइट? सिमिलरली यहां पे टैन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, या अगर हम बोले डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए यहां पे, तो ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो डेरिवेटिव आएगा उस फंक्शन का, मतलब इस एफ एक्स का जो भी डेरिवेटिव आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर केस में एफ डैश एक्स will always be greater than equal to 0. So अगर कभी भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ फंक्शन है, तो उस केस में जो हमारा टैंजेंट बन रहा है, जो हमारा स्लोप निकल के आ रहा है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो निकल के आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है, उन दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पे जो टैंजेंट का स्लोप आएगा वो कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे भी हम ये चेक करके बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैं आपको अगेन एक चीज से समझाने की और कोशिश करता हूं, तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हो। सो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, जब भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इस तरीके का फंक्शन होगा, राइट? बढ़ता हुआ फंक्शन होगा, बढ़ता चला जा रहा होगा। अब अगर ये बढ़ता चला जा रहा है फंक्शन, तो यहां पे जब भी हम इसकी एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टैंजेंट यहां पे जो एंगल बनाएगी थीटा, ये कैसा एंगल होगा? हमेशा एक्यूट एंगल होगा। अगर ये एंगल ही एक्यूट है तो इसके टैन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? सो टैन थीटा बोले तो slope of this particular tangent। भाई लाइन का स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। तो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर टैंजेंट, और यही टैन थीटा किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। बचपन में आपने पढ़ा था क्या? बचपन में आपने पढ़ा था कि जो ये रेट ऑफ चेंज, जो ये स्लोप होता है, दिस इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज dx। तो dy बाई dx, यहां से ये तीनों क्वांटिटी कैसी निकल के आएंगी? पॉजिटिव निकल के आएंगी। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बढ़ रहा होगा, हमेशा f डैश x जो यहां से निकल के आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हो सकता है कुछ बच्चों को पहले ही समझ में आ गया हो, दिमाग खराब हो रहा हो कि यार एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर मैं समझाना चाहता हूं ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, ठीक? तो ये पहली चीज है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम कैसे डेरिवेटिव की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? जैसे ये फंक्शन मान लीजिए, ये फंक्शन है एफ एक्स। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो अगेन, अगर ये फंक्शन एफ एक्स लेट्स से x इज इक्वल्स टू a से लेके x इज इक्वल्स टू b के बीच में डिफाइंड है, मतलब इसका जो डोमेन आ रहा है वो a से b के बीच में आ रहा है। अब हम a से b के बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लें और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करें, तो जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कैसा बनेगा? देखिए, देख के ही पता चल रहा है ये एंगल कैसा बन रहा है। सो ये एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल को हम क्या कहते थे? ऐसे एंगल को हम कहते थे ऑब्ट्यूस एंगल। बचपन में 9वीं 10वीं में जब हमने पढ़ा था तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल अगर ये यहां से निकल रहा है, दैट मींस इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, देन यहां से जो टैन थीटा निकल के आएगा, टैन थीटा बोले तो यहां से जो स्लोप निकल के आएगा इस पर्टिकुलर टैंजेंट का, वो स्लोप
बोलो या dy बाई dx बोलो या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलो, बात एक ही है। ये सब कैसा निकल के आएगा? ये निकल के आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव सर? क्योंकि थीटा अगर ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो टैन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा नेगेटिव आती है। विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर में 90 से ज्यादा वैल्यू और 180 से कम वैल्यू कोई भी टैन में रख के देखिए, सारा ही आंसर जो रिटर्न होके आ रहा होगा, जो आपको वैल्यू मिल रही होगी, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो यहां से हमको एक और चीज पता चली कि किसी भी फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कब कह सकते हैं? जब उसके f डैश x की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x विल ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू 0। बस ये दो पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, तो लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए इंक्रीजिंग फंक्शन, एक तरफ लिखिए डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन में लिखिए f डैश x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग फंक्शन में लिखिए f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको नोट्स अपने लिए खुद बनाने हैं, काम आएंगे। अभी नहीं, सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी खूब काम आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। अगर बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा स्ट्रेट चल रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, ना ऊपर जा रहा होगा ना नीचे जा रहा होगा। तो इस फंक्शन के केस में जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, यहां पे अगर आप स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा निकलेगा? इक्वल टू 0 आएगा। मतलब यहां पे f डैश x कैसा आएगा? 0 के बराबर आएगा कांस्टेंट फंक्शन के केस में, बिकॉज दिस पर्टिकुलर tangent will always be parallel to x axis। तो याद रखिएगा, जब भी tangent x axis के पैरेलल होती है, स्लोप जो आता है tangent का वो क्या आता है? 0 0 खत्म, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको समझना था। ये सारी कंडीशन यहाँ पे अंग्रेजी में, मैथमेटिक्स में मतलब लिखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना नहीं है। जो समझना है वो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, ये मुश्किल भाषा में लिखा हुआ है। अब एक और चीज आती है यहाँ पे निकल के, वो चीज है रिलेटेड टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। समझिए, सो 4 तरीके के फंक्शन आपको दिए होते हैं। कौन कौन से 4 तरीके के फंक्शन हैं? एक फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो 4 तरीके के फंक्शन है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कैटेगरी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है दैट f डैश x विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल टू का भी साइन लगा होता है कि हो सकता है इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कांस्टेंट भी बन जाए। सो f डैश x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो f डैश x विल बी लेस दैन इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर बात की जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब है कि बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते हो सकता है धीरे से कांस्टेंट भी हो जाए, इक्वल टू 0 भी आ जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए भाई स्ट्रिक्टली आपको बात नहीं करनी है, मतलब अगर आपसे बोला जाए बात नहीं करनी है तो इसका मतलब है आप बात नहीं करेंगे, लेकिन बीच में अगर आपने कुछ बात कर ली तो थोड़ा सा एक्सेप्शन मिल जाएगा, कोई बात नहीं चलो बात कर ली, अब चुप हो जाओ, ठीक। लेकिन अगर आपसे बोल लिया जाए स्ट्रिक्टली अब आपको बात नहीं करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर बात करोगे तो बहुत तोड़े जाओगे, पेले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब आपको बात नहीं करनी है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है f डैश x विल बी ग्रेटर दैन 0, नॉट इक्वल टू 0। कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, बढ़ना ही चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है f डैश x विल बी लेस दैन 0। सो आपकी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है आपके रिजल्ट से, वो हमेशा कैसी होती हैं? वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है कि आपका हर बार रिजल्ट बढ़ना चाहिए। अगर आपके पिछली बार 99% नंबर आए थे, 99%, तो अगले एग्जाम में 99.5% आने चाहिए। 99.5 आ जाए तो 100% आने चाहिए। कौन कौन बच्चे हैं जो इस चीज से रिलेट करते हैं? नीचे कमेंट बना के बता के लिखिए। और ये चीज बस अगर आपने ड्रॉ कर ली अपने कॉपी में तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने बात कर ली है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
सो आई होप आपको यहाँ तक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट मोनोटोनिक फंक्शन. नाउ व्हाट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन? सो किसी भी फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन तब कहेंगे जब किसी भी गिवन इंटरवल में या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. तो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग है या फिर उस पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? हम उस फंक्शन को कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन. सो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चेक वेदर द फंक्शन इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, सो बेसिकली उनका कहने का मतलब यह है कि आप चेक कीजिए कि क्या वो फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग है या वो फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो डेफिनेटली मोनोटोनिक फंक्शन होगा. मोनोटोनिक फंक्शन हम उन फंक्शंस को नहीं बोलेंगे जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं. ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊं तो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो हमने साइन का ग्राफ पढ़ा हुआ है. सो साइन 0 पे 0 होता है, इस तरीके से बढ़ता है और यहां पे जाता है पाई पे, यहां पे जाता है पाई बाई 2 एंड दिस इज 0. राइट. अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को, साइन के फंक्शन को, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. अब इस फंक्शन को अगर हम चेक करें कि बताइए क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है इन द गिवन इंटरवल 0 से पाई के बीच में. तो 0 से पाई के बीच में आपको यहां पे क्लियरली दिखाई देना चाहिए कि 0 से पाई बाई 2 में ये फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है. लेकिन पाई बाई 2 पे आके इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली और उसके बाद फिर से इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है. तो ये फंक्शन 0 से पाई के बीच में मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है. हां, अगर इसी फंक्शन को हम चेक करें इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, सो डेफिनेटली 0 से पाई बाई 2 में भी ये फंक्शन मोनोटोनिक है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है. और अगर हम इसी फंक्शन को चेक करें पाई बाई 2 से पाई के बीच में तो ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन फिर से है क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो मोनोटोनिक फंक्शन गिवन इंटरवल में या तो पूरा इंक्रीजिंग होगा या तो पूरा डिक्रीजिंग होगा. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साथ में उस पर्टिकुलर इंटरवल में नहीं आएगा. इसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन. तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए मोनोटोनिक फंक्शन और उसके आगे लिख लीजिए कि या तो ये क्लियरली इंक्रीजिंग होगा या क्लियरली डिक्रीजिंग होगा. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वरना उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहेंगे. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. नाउ रेट मेजर, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, यहां से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है. तो इसलिए इनके क्वेश्चंस को अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे. आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है. दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, आपको बेसिक टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके 11th में जो आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़े थे वो क्लियर होने चाहिए. 10th में भी ICSE में स्ट्रेट लाइन है तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. अब क्या है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए? तो उसमें सबसे पहली आती है चीज जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. एक पॉइंट है लेट्स से x1 y1 और दूसरा पॉइंट है लेट्स से x2 y2. सो अगर एक पर्टिकुलर लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है A जिसका x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, एक पॉइंट है B जिसका x कोऑर्डिनेट है x2, y कोऑर्डिनेट है y2. इस लाइन की अगर हमको इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू slope that is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. यहां पे ये जो y2 minus y1 और x2 minus x1 है ये एक्चुअली में आपको क्या बता रहा है? ये एक्चुअली में आपको स्लोप ऑफ द लाइन बता रहा है. तो या तो आपको दो पॉइंट्स दिए हों जिनसे वो लाइन पास हो रही है तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, या फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं जिस लाइन का आपको स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो जिस पॉइंट से वो पर्टिकुलर लाइन पास हो रही है, लेट्स से x1, y1. तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन आती है
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अगेन m यहां पे क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में 11th में पढ़े थे, अगर भूल गए हो तो ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद आते हैं, बात करते हैं टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो एओडी में आता है। तो सबसे पहले अगर हमको निकालना है, अगर एक लेट्स से ये एक फंक्शन है, सो लेट्स से दिस इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन इज fx, ठीक है। अब इस फंक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको ये निकालना है कि if a tangent is drawn to the curve y is equals to fx at point p x1 y1, सो ये जो फंक्शन है इसमें एक पॉइंट p आ रहा है जहां पे x का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 के बराबर है और y का कोऑर्डिनेट जो है वो y1 के बराबर है। तो पॉइंट p से बनने वाली टैंजेंट का अगर हमको इक्वेशन निकालनी है तो कैसे इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह x1 रखेंगे और y की जगह y1 रखेंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाली जो टैंजेंट है इसका स्लोप मिल जाएगा। दैट इज यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी m की, जो इसका पर्टिकुलर टैंजेंट का स्लोप है। अब आपको टैंजेंट का स्लोप मिल गया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके x की जगह x1 y की जगह y1 रख के हमको क्या मिल गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाली टैंजेंट का स्लोप। अब अगर हमको इस टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो टैंजेंट है इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x1 y1। तो वही वाला सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया वो रख के हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहां से क्या आ जाएगी, सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहां से आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो हमने पहले निकाला इनटू x माइनस x1। सो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहां से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहां पे आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई, सो नॉर्मल का मतलब मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब वो नहीं होता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है यहां पे परपेंडिकुलर। तो अगर इस पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, यहां पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बन रही है जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, इसकी इक्वेशन अगर हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन fx को हमने डिफरेंशिएट किया, f डैश x निकाला। f डैश x हमने कहां पे निकाला, एड x इज इक्वल्स टू x1 एंड y इज इक्वल्स टू y1। तो इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको मिल गया स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। ठीक है, अब जैसे ही हमको स्लोप ऑफ द टैंजेंट मिल गया, मतलब इस टैंजेंट का स्लोप हमको मिल गया, अब हमको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से ये नॉर्मल पास हो रही है, और इस नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो हमको पता है कि ये नॉर्मल x1 y1 पे ही बन रही है, मतलब x1 y1 से पास हो रही है। स्लोप कैसे निकालें इस नॉर्मल का, तो स्लोप निकालने के लिए बचपन में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेट्स से दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2 एंड बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और L1 लाइन का जो स्लोप है वो m1 के बराबर है, L2 लाइन का जो स्लोप है वो m2 के बराबर है। तो बचपन में आपने पढ़ा था कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो अगर हम यहां से जो टैंजेंट बन रही है उसका स्लोप निकालें, कैसे, f डैश x को निकाला एट x1 एंड y1, तो यहां से क्या मिला हमको, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो अगर हम यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से क्या निकल के आएगा, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से निकल के आएगा -1 अपॉन f डैश x एट x इज इक्वल्स टू x1 एंड y इज इक्वल्स टू y1। तो टैंजेंट का जैसे आपने स्लोप निकाला है, सेम नॉर्मल का स्लोप वहीं से निकलेगा, बस क्या करना है, जो भी टैंजेंट का स्लोप आ रहा है उसको -1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में रख दीजिए, यू विल गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। किस कॉन्सेप्ट से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जो हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ा था। अब जैसे ही हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, हमको पॉइंट पता है कि वो x1 y1 से पास हो रहा है, हम यहां से स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां से क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां से आ जाएगा
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन f dash x at x is equals to x1 and y is equals to y1 and y is equals to y1 x माइनस x1। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके पर्टिकुलर x की वैल्यू x1 के बराबर, y की वैल्यू y1 के बराबर रखा, उससे हमको मिला स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमने -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट रख दिया। फिर स्लोप पता चल गया टैंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, नॉर्मल x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस तरीके से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, तो बस यही यहां पे करना है। इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए पूछेगा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पूछेगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए पूछेगा, या किस पॉइंट से टैंजेंट पास हो रही है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट बेसिकली यहां पे यही है जो आपको करने हैं कंप्लीट। तो इसको जरूर लिख लीजिए एक जगह पे, आपको काफी इजी हो जाएगा। तो अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करके समझाऊं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि इक्वेशन of tangent will be equal to y minus y1 is equals to dy by dx। जो भी आपको फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट कीजिए, x की जगह x1 रखिए, y की जगह y1 रखिए, इंटू x माइनस x1। सिमिलरली अगर हमको यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है which is passing through x1 comma y1, तो which this will be equal to y minus y1 is equals to -1 upon dy by dx at x is equals to x1, y is equals to y1 into x minus x1। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो इक्वेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सो इफ वी आर गिवन टू कर्व्स एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कि जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उन दोनों कर्व्स के बीच में कितना एंगल है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिएगा। सो मान लीजिए आपको दो फंक्शंस दिए हैं। लेट्स से दिस फंक्शन इज fx एंड दिस फंक्शन इज gx। अगर हमको fx और gx के बीच में बनने वाले एंगल इस पॉइंट पे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज p, इस पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स के बारे में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अगेन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्लास 9th, क्लास 10th और 11th के स्ट्रेट लाइंस वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक लाइन है L1 जिसका स्लोप है M1 के बराबर, एक लाइन है L2 जिसका स्लोप है M2 के बराबर, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है, सो दिस इज गिवन बाय tan थीटा is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर दो लाइंस हैं और उनका स्लोप m1 m2 के बराबर है, तो उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है दैट इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे मॉड ये बता रहा है कि आंसर आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों चीजें आ सकती है। राइट नाउ अगर दो हमको कर्व्स दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे बनने वाली जो टैंजेंट है, इस टैंजेंट का हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। सो लेट्स से इस टैंजेंट का जो स्लोप आया वो आया m1 के बराबर, और ये जो टैंजेंट है ये fx, पर्टिकुलर fx फंक्शन की टैंजेंट है। ठीक, अब इसी पॉइंट पे दूसरा जो हमारा gx फंक्शन है, इस gx फंक्शन की जो टैंजेंट बन रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट a से पास होने वाली, उस टैंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। सो लेट्स से इस टैंजेंट का स्लोप आ गया m2 के बराबर। अब जो एंगल इन दोनों कर्व्स के बीच में एट पॉइंट A बन रहा होगा, वही सेम एंगल इन दोनों की टैंजेंट्स के बीच में भी बन रहा होगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट A से पास हो रही हैं। तो अब अगेन अगर एक टैंजेंट, दो टैंजेंट्स हैं, इनके बीच का अगर हमको एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकाल लेंगे। तो हम एंगल निकाल लेंगे अगेन इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो यहां से इन दोनों ही कर्व्स को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो आपने
पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दैट इज एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट किया, एक्स की जगह रखा x1, y की जगह रखा y1, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट ए के। फिर ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए, माइनस एफ डैश सॉरी माइनस दूसरा फंक्शन क्या है g डैश, सो g डैश x एट x इज इक्वल्स टू x1 एंड y इज इक्वल्स टू y1। तो ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू दिस कर्व gx विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a, राइट। तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ डैश एक्स इंटू g डैश x, दोनों का x इज इक्वल्स टू x1 पे, y इज इक्वल्स टू y1 पे, x इज इक्वल्स टू x1 पे एंड y इज इक्वल्स टू y1 पे। इसका जो मॉड आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल के tan थीटा के बराबर आ जाएगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू गिवन कर्व्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे एक और चीज आती है जो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आता है ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो ये ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट दीज टू गिवन कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे x की वैल्यू x1 की वैल्यू के बराबर दी होगी, y इज इक्वल्स टू y1 के बराबर, कुछ एक पॉइंट दिया होगा जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वहां से आपको पूछेगा कि बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ये दोनों कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। सो ऑर्थोगोनल कर्व्स उन कर्व्स को कहते हैं जिन कर्व्स के इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। दैट मींस इफ टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल देन दीज कर्व्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो कभी भी अगर आपको प्रूफ करना है कि दो कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, या चेक करना है, गिवन कंडीशन है कि दो कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो जो दोनों कर्व्स हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले कर्व का हमने एफ डैश एक्स निकाला, मतलब स्लोप निकाला एट पॉइंट ए। सिमिलरली हमने दूसरे वाले कर्व का जी डैश एक्स निकाला एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए का मतलब है एक्स की जगह x1 रखो, y की जगह y1 रखो दोनों कर्व में, और अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये दोनों कर्व्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं। क्यों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि भाई दोनों कर्व्स पे बनने वाली टैंजेंट का स्लोप, तो पहले एफ एक्स वाला जो फंक्शन है उस पे जो टैंजेंट बन रही है उसका स्लोप निकाला, जी एक्स का जो टैंजेंट बन रही है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए उसका स्लोप निकाला, और अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है तो हमको पता है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, जो हमने नॉर्मल और टैंजेंट में भी यूज किया, अप्लाई किया। तो इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव वाली टेक्निक। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस मिलते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं 6 मार्क्स की, वो भी यहाँ से निकल के आती है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सो लोकल मैक्सिमा, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा में ना दो तरीके के मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। सो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या होता है, सो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। सो लेट्स से आप अपने मोहल्ले में सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं,
ठीक, आप अपने मोहल्ले में सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, कहने का मतलब है कि आपके आजू बाजू जो भी रहते हैं उनके कंपैरिजन में आपका क्रिकेट खेलने का जो स्टाइल है, जो क्रिकेट खेलते हैं आप, वो ज्यादा बेटर खेलते हैं। तो लेट्स से ये आपका घर है, दिस इज यू, ठीक, आपके बाजू में ये लेफ्ट हैंड साइड वाले नेबर रहते हैं और आपके बाजू में ये राइट हैंड साइड वाले नेबर रहते हैं। अब अगर आप इन दोनों ही नेबर से ज्यादा बेटर क्रिकेट खेलते हैं तो आप अपने मोहल्ले के क्या हो जाएंगे, बेस्ट क्रिकेटर, या आप अपने मोहल्ले के हो जाएंगे लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है एक गिवन पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू दाएं और बाएं जाने पे, लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर ये आप हैं और आपके लेफ्ट वाले और आपके राइट वाले आपसे ज्यादा बेटर क्रिकेट खेलते हैं और आप अपने मोहल्ले में सबसे J2 क्रिकेट खेलते हैं, सबसे बेकार क्रिकेट खेलते हैं, तो इन दैट केस आप क्या हो जाएंगे, अपने मोहल्ले के लोकल मिनिमा, मतलब अपने मोहल्ले के सबसे बेकार क्रिकेटर, तो आप हो गए लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले नेबर्स को चेक किया जाए और उन नेबर्स के कंपैरिजन में आप या तो ऊपर हो तो आप हो जाएंगे लोकल मैक्सिमा, या उन नेबर्स के कंपैरिजन में आप अगर नीचे हो जाएंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप हो जाएंगे लोकल मिनिमा। चलिए इस पर्टिकुलर ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या क्या रहा हूं। सो लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू a। अब इस x इज इक्वल्स टू a वाले पॉइंट के थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट जाएं, थोड़ा सा लेफ्ट, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, विच इज द लेफ्ट नेबर ऑफ x इज इक्वल्स टू a। और इसके थोड़ा सा राइट जाए तो ये वाला पॉइंट आ गया, विच इज राइट नेबर ऑफ x इज इक्वल्स टू a। अब इन दोनों पॉइंट्स के कंपैरिजन में अगर यहां पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो फंक्शन की वैल्यू अपने नेबर्स के हिसाब से, लेफ्ट और राइट नेबर के हिसाब से क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये हो जाएगा लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या हम इसको लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं। अब दूसरी जगह चेक करते हैं, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू b। अब x इज इक्वल्स टू b पे अगर हम चेक करें तो x इज इक्वल्स टू b पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, इस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है यहां पे। अब इसके हम लेफ्ट और राइट नेबर्स को अगर चेक करें तो ये हो गया इसका लेफ्ट नेबर बिल्कुल बाजू में, और ये हो गया इसका राइट नेबर। अब लेफ्ट नेबर और राइट नेबर के कंपैरिजन में यहां पे जो x इज इक्वल्स टू b पे वैल्यू मिल रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो वैल्यू कम है अपने दोनों ही नेबर से। तो ये क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि ये अपने आस पड़ोसी के कंपैरिजन में जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो छोटी है। अच्छा जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स से यहां पे x की जो वैल्यू है, दिस इज x इज इक्वल्स टू c। अब x इज इक्वल्स टू c पे चेक करें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहां पे ब्रेक हो गया है। अब इस x इज इक्वल्स टू c के फिर से हम लेफ्ट और राइट वाले नेबर्स को चेक करें तो ये हो गया इसका लेफ्ट वाला नेबर, ये हो गया इसका राइट वाला नेबर। तो लेफ्ट नेबर और राइट नेबर के कंपैरिजन में इसकी x इज इक्वल्स टू c पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो दोनों ही नेबर से ज्यादा है। क्योंकि ये दोनों ही नेबर से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। अब एक और पॉइंट लेते हैं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट। नाउ यहां पे x इज इक्वल्स टू d पे अब इसके नेबर्स को आप चेक कीजिए। तो इसका हमने लेफ्ट वाला नेबर चेक किया तो लेफ्ट वाला नेबर यहां पे है, इसका हमने राइट वाला नेबर चेक किया तो इसका राइट वाला नेबर यहां पे है। ठीक, अब अगर आप इस पर्टिकुलर x इज इक्वल्स टू d को ध्यान से देखें तो इसका जो लेफ्ट नेबर है वो इससे ऊपर है और इसका जो राइट नेबर है वो इससे नीचे है, मतलब दोनों के बीच में ये भाई सैंडविच हो गया है। सो दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, क्योंकि एक नेबर से तो ये ज्यादा है पर एक नेबर से कम है। तो ऐसे केस में नो मैक्सिमा नो मिनिमा। फिर एक और पॉइंट लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू
E, सो x इज इक्वल्स टू E पे अगर हम चेक करें तो x इज इक्वल्स टू E के नेबर्स को अगर हम निकालें तो यहां पे एक नेबर है, यहां पे बाजू में एक नेबर है, ये दोनों नेबर से ही x इज इक्वल्स टू E पे जो ये पॉइंट है येलो कलर का, ये इसके नीचे आ रहा है। अगेन अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या तो अपने नेबर से ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमा, या अपने नेबर से कम है तो हम उसको कहेंगे लोकल मिनिमा। तो यहां से अगर हम यहां पे लिखने की कोशिश करें, फाइंड आउट करें कि हमको यहां पे टोटल लोकल मैक्सिमा कौन कौन से पॉइंट्स पे मिल रहा है, तो लोकल मैक्सिमा हमको मिल रहा है सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, फिर हमको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, फिर हमको लोकल मैक्सिमा और कहीं मिल रहा है और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमको लोकल मिनिमा कहां कहां पे मिल रहा है, तो लोकल मिनिमा अगर हम देखें कहां कहां पे मिल रहा है, सो लोकल मिनिमा मिल रहा है हमको एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, फिर लोकल मिनिमा हमको मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू ई। तो ये पॉइंट्स जो आए जहां पे हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं लोकल एक्सट्रीमास या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमास। सो लोकल एक्सट्रीमास का मतलब क्या हो गया, लोकल एक्सट्रीमास का मतलब हो गया वो पॉइंट्स जहां पे हमको या तो लोकल मैक्सिमा मिले या तो लोकल मिनिमा मिले, उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमास, ये भी कहा जा सकता है। अब इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखिए और एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमको एक चीज यहां से और निकल के मिल रही है। क्या मिल रही है कि जब भी दो पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं तो दो मैक्सिमा के पॉइंट्स के बीच में एक लोकल मिनिमा का पॉइंट भी आ रहा है। सिमिलरली दो मिनिमा के पॉइंट्स के बीच में एक मैक्सिमा का पॉइंट भी आ रहा है। सो कभी कभी कंपटीशन में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दो पॉइंट्स आपको दिए हैं जहां पे आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है, कह रहा है बताइए उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, नो मिनिमा, नो मैक्सिमा, क्या हो सकता है। तो दो पॉइंट्स अगर हैं उनके बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, या कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है, देन इन दैट केस ऑल्सो दो पॉइंट्स अगर कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक तीन पॉइंट्स दिए हैं, तो दो पॉइंट्स अगर मैक्सिमा के हैं तो उनके बीच में एक मिनिमा का पॉइंट जरूर आएगा। सिमिलरली दो पॉइंट्स अगर मिनिमा के हैं तो उनके बीच में मैक्सिमा का पॉइंट जरूर आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको क्लियर हो गया है। मैथमेटिकली डेरिवेटिव्स का यूज करके कैसे हम चेक करेंगे किसी भी फंक्शन को कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, वो अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस ग्राफ को बना लीजिए अपनी कॉपी में, ये जितनी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं इसको लिख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के ग्राफ से समझते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीप में। सो लेट्स से हमको एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज डिफाइंड बिटवीन x इज इक्वल्स टू a से लेके इस तरीके का एक फंक्शन है एंड x इज इक्वल्स टू b के बीच में, मतलब इसका डोमेन x इज इक्वल्स टू a से लेके b के बीच में आ रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम चेक करें कि ये कहां कहां पे लोकल मिनिमा या कहां कहां पे लोकल मैक्सिमा दे रहा है, तो सबसे पहले क्योंकि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू a से स्टार्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू a पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू a पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नेबर ही नहीं है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू b, जहां पे ये फंक्शन खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, वहां पे भी इसका कोई राइट नेबर नहीं है। लेफ्ट नेबर तो है, राइट नेबर नहीं है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है या फंक्शन एंड हो रहा है, जिसको हम टर्मिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं, इन दोनों टर्मिनल पॉइंट्स पे जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, इस टर्मिनल पॉइंट पे अगर हम चेक करें कि क्या ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, तो देखिए इसमें लेफ्ट वाला तो कोई नेबर है ही नहीं, तो इसका बस राइट वाले नेबर से हम कंपेयर करेंगे। अब इसका अगर राइट वाला नेबर देखें तो राइट वाला नेबर इसका
नीचे है और ये जो पॉइंट है उससे ऊपर है। अब भाई आपके दो पड़ोसी होंगे तो दो कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो उनके बीच में आपका कंपटीशन होगा कि उनसे दोनों से आगे हो या उनसे दोनों से पीछे हो। एक ही नेबर है तो आपका कंपटीशन एक ही के साथ होगा। तो अगर आपका सिर्फ राइट वाला ही नेबर है, लेफ्ट वाला नेबर नहीं है, तो इन दिस केस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू b के लिए, अगेन विच इज द टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका अगर हम पड़ोसी देखें तो इसका पड़ोसी क्या आ रहा है भाई, सो इसका पड़ोसी यहां पे कहीं पे आ रहा है। तो ये जो पड़ोसी है इसका, ये पड़ोसी इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये जो वैल्यू है ये थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो लेफ्ट नेबर से इसकी वैल्यू अगर नीचे आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, राइट। अब इनके बीच में भी जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, सो लेट्स से यहां पे x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको c बोल दें, तो यहां पे इसके लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों पड़ोसियों से इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो छोटी है, वो कम है, तो यहां पे वैल्यू कम है। सिमिलरली यहां पे देखिए इसके लेफ्ट और इसके राइट नेबर को अगर चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट और इसके राइट वाले नेबर से इसकी वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम यहां पे चेक करेंगे, सो लेट्स से ये है x इज इक्वल्स टू d, ये है x इज इक्वल्स टू e, ये है x इज इक्वल्स टू f और ये है x इज इक्वल्स टू g। तो सारे ही पॉइंट्स के आप लेफ्ट और राइट वाले नेबर्स को चेक कीजिए। अगर लेफ्ट और राइट वाले नेबर से पॉइंट नीचे है तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर लेफ्ट और राइट नेबर से ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका मिनिमा का पॉइंट, ये हो गया आपका मैक्सिमा का पॉइंट, ये हो गया अगेन मिनिमा का पॉइंट, ये हो गया मैक्सिमा का पॉइंट, ये हो गया अगेन मिनिमा का पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, मतलब मोनोटॉनिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई मोनोटॉनिक फंक्शन है, लेट्स से फंक्शन इस तरीके से बन रहा है, अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से ये वाला पॉइंट लिया हमने, तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम वैल्यू चेक करें, यानी लेफ्ट नेबर की अगर हम वैल्यू चेक करें या राइट नेबर की हम वैल्यू चेक करें, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स ये बीच वाले पॉइंट्स के बराबर आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए। सो इफ दिस फंक्शन इज लेट्स से डिफाइंड बिटवीन x इज इक्वल्स टू a to x is equals to b and this function is increasing function, तो increasing function या decreasing function में no maxima नो मिनिमा होगा, कोई भी मैक्सिमा नहीं होगा, कोई भी मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि एक पड़ोसी, लेफ्ट वाली जो पड़ोसी है उसकी वैल्यू कम है, राइट वाला जो पड़ोसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब वैल्यू ज्यादा है का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला पड़ोसी है उसकी y की वैल्यू यहां पे आ रही है, राइट वाले पड़ोसी की y की वैल्यू यहां आ रही है, और जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गई है, बीच में आ गई है। ठीक है, तो इस केस में जब एक नेबर बड़ा है और एक नेबर छोटा है तो आप मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता सकते, यू आर नॉट द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वहां पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो चाहे इंक्रीजिंग फंक्शन हो चाहे डिक्रीजिंग फंक्शन हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कैसे भी फंक्शन हो, आपका नो मैक्सिमा नो मिनिमा मिलेगा। सिमिलरली अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है, इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन पे भी कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा इन पॉइंट्स के बीच में, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके बीच में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगेन क्योंकि जो आपका पड़ोसी है लेफ्ट साइड में, आपका जो पड़ोसी है राइट साइड में, और आपकी जो वैल्यू है ये तीनों बराबर आ रही हैं, तो यहां पे कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं होगा एंड कोई भी लोकल मिनिमा नहीं होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब एब्सोल्यूट
मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या मतलब क्या होता है? सो एब्सोल्यूट का मतलब हुआ जो पूरे संसार में सबसे बड़ा क्रिकेटर हुआ वो हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली। अब आप कहें कि भाई मैं अपने मोहल्ले में तो बहुत अच्छा खेलता हूं, आई एम लोकल मैक्सिमा, लेकिन अगर आपका मैच विराट कोहली के साथ करा दिया जाए तो डेफिनेटली आप पीछे चले जाएंगे, वो आपसे बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत अच्छा खेल के दिखाएंगे, बहुत अच्छे बहुत बड़े प्लेयर हैं, राइट? तो वो क्या हो गया? वो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, राइट? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बन रहा था, इस ग्राफ में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स मिल रहे हैं, पर वो पर्टिकुलर पॉइंट्स, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे लेट्स से दिस पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू f, तो यहां पे जो x इज इक्वल्स टू f पे y की वैल्यू मिल रही है वो यहां मिल रही है, x इज इक्वल्स टू e पे जो y की वैल्यू मिल रही है वो इससे थोड़ी सी और नीचे मिल रही है। अब सबसे ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो यहां पे हमको मिल रही है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ है x इज इक्वल्स टू c, ये अपने सारे के सारे पूरे ग्राफ में, अपने पूरे संसार में सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू e, ये अपने पूरे संसार में मतलब जहां से फंक्शन शुरू हुआ और जहां तक फंक्शन खत्म हुआ, उन सारे ही पॉइंट्स में ये जो वैल्यू हमको मिल रही है y की वैल्यू वो मिनिमम मिल रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसलिए हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब हो गया पूरे ग्राफ में, पूरे फंक्शन में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू y की, fx की, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उस पूरे फंक्शन में जहां पे हमको सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आपके मोहल्ले में जब चेक किया गया कि क्रिकेटर कौन अच्छा है, तो आप अपने मोहल्ले में अच्छे आए तो आप हो गए लोकल मैक्सिमा, ठीक? या आप अपने मोहल्ले में सबसे बेकार क्रिकेट खेलते हैं तो आप हो गए लोकल मिनिमा। लेकिन आपके मोहल्ले में ही अगर सचिन तेंदुलकर जी रहते हैं तो वो क्या हो गए? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्यों? क्योंकि उनके आजू बाजू कहीं तक चले जाओ, जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है वो ही सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं, तो वो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। समझ में आया? सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा। जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहां सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमा। अब मैथमेटिकली हम कैसे चेक करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा को, एब्सोल्यूट मिनिमा को, या लोकल मैक्सिमा को या लोकल मिनिमा को? तो उसको चेक करने के लिए देयर आर टू टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरे टेस्ट को हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको कहां कहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और कहां कहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा मिल रहा है। तो इसको यहां तक आप लिख लीजिए। ये सारी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले एक और चीज जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि मैथमेटिकली हम कैसे शो करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से हमारा एक फंक्शन है जो इस तरीके से दिया हुआ है। सो ये फंक्शन डिफाइंड है बिटवीन x इज इक्वल्स टू a से लेके x इज इक्वल्स टू b के बीच में, ठीक? एक पॉइंट लाई कर रहा है यहां पे एट x इज इक्वल्स टू c। तो ये c जो है a और b दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट c है, इस पे जो हमको y की वैल्यू मिल रही है, लेट्स से ये y की वैल्यू है f ऑफ c, राइट? अब हम इस c के लेफ्ट नेबर पे वैल्यू देखते हैं कि क्या आ रही है। तो लेफ्ट नेबर के लिए हमने क्या किया, c से थोड़ा सा h कदम की दूरी पे पीछे की तरफ बढ़े। तो अगर हम यहां पे आ गए, लेट्स से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू h। तो यहां पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो x की वैल्यू आ जाएगी सर c माइनस h। हमको पता है कि अगर पीछे जाएंगे h कदम तो माइनस हो जाएगा, राइट? तो यहां पे एट x इज इक्वल्स टू c माइनस h, यहां पे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आएगी? सो y की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ c माइनस h,
राइट। सिमिलरली अगर हम इस x इज इक्वल्स टू c वाले पॉइंट के थोड़ा सा राइट साइड मूव करें, कितना राइट साइड मूव करें, अगेन h डिस्टेंस अगर हम राइट चले जाएं तो ये जो पॉइंट है यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे x की वैल्यू आएगी सर c प्लस h। तो अगर x की वैल्यू c प्लस h है तो यहां पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पे y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी f ऑफ c प्लस h, राइट। अब देखिए यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो f ऑफ c है, यानी जो c पॉइंट पे x इज इक्वल टू c पॉइंट पे जो y की वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू ग्रेटर है f ऑफ c प्लस h से भी, एंड ये जो वैल्यू f ऑफ c है ये ग्रेटर है f ऑफ c माइनस h से भी, और यही मैथमेटिकल डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा की। सो लोकल मैक्सिमा बोले तो कि अगर हम x इज इक्वल्स टू c पे चेक कर रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो इसका जो लेफ्ट वाला थोड़ा सा पॉइंट है उस पे जो y की वैल्यू मिल रही है और इसका जो राइट वाला नेबर है उस पे भी जो y की वैल्यू मिल रही है, ये दोनों ही वैल्यूज अगर x इज इक्वल्स टू c पे मिलने वाली y की वैल्यू से छोटी हैं तो हम कहेंगे कि एट x इज इक्वल्स टू c हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है लोकल मैक्सिमा। क्या मिल गया है, लोकल मैक्सिमा। तो यही डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा की मैथमेटिकली। अब इसी चीज को अगर हम बोले लोकल मिनिमा की, सर क्या डेफिनेशन निकल के आएगी। सो लोकल मिनिमा की अगर हम यहां से डेफिनेशन निकालें तो अगेन इसको ग्राफ से अगर समझा जाए, सो लेट्स से एक हमारे पास फंक्शन है जो इस तरीके से बन रहा है, विच इज डिफाइंड बिटवीन, let's say this function is defined between x is equals to a से लेके x is equals to c के बीच में। अब x is equals to a और x is equals to c के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है which is x is equals to b, and x is equals to b पे अगर हमको चेक करना है कि क्या x is equals to b पे हमको लोकल मिनिमा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस b के थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे, तो b के थोड़ा सा लेफ्ट गए which is हमने ले लिया h, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस h है तो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू हो जाएगी b माइनस h। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये भी h की दूरी पे है राइट हैंड साइड पे, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी b प्लस h के बराबर, राइट। अब b माइनस h पे जो हमको y की वैल्यू मिल रही है तो इसको हम कहेंगे f ऑफ b माइनस h। सिमिलरली जो राइट साइड पे हमको y की वैल्यू मिल रही है, वो y की वैल्यू जो हमको मिल रही है इसको हमने लिखा f ऑफ b प्लस h, और जो हमको y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू b मिल रही है वो मिल रही है f ऑफ b। तो f ऑफ b पे लोकल मैक्सिमा कब होगा, f ऑफ b पे लोकल मैक्सिमा तब होगा जब f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ b माइनस h से भी कम है, एंड f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ b प्लस h से भी कम है, जहां पे h टेंडिंग टू 0 प्लस है, मतलब h जो है वो पॉजिटिव 0 को टेंड कर रहा है, मतलब h जो है वो बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर है। तो अगर हमारे थोड़ा सा लेफ्ट जाने पे जो वैल्यू मिल रही है और थोड़ा सा राइट जाने पे जो वैल्यू मिल रही है वो दोनों ही वैल्यूज f ऑफ b से कम है, सो ये डेफिनेटली क्या होगा हमारा, ये डेफिनेटली हमारा लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। सिमिलरली जो मैंने मैक्सिमा के लिए भी बताया, यहां पे भी जो h होगा वो टेंडिंग टू 0 प्लस ही होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर ही होगा। जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाले नेबर्स को हम चेक कर रहे हैं। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक रिजल्ट यहां पे जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, उस रिजल्ट को भी एक बार देख लेते हैं भाई। तो क्या पूछा जाता है, सो बहुत बार अगर आप देखें, सो यहां पे अगर एक फंक्शन इस तरीके से बन रहा है, राइट, सो यहां पे x इज इक्वल्स टू c पे अगर आप स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालें, मतलब अगर ये फंक्शन हमारा f ऑफ x है तो f डैश x एट x इज इक्वल्स टू c ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे जो टैंजेंट बन रही है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई भी टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो यानी x एक्सिस से उस टैंजेंट का एंगल 0 बन रहा है, मतलब उस
उसका जो स्लोप होगा वो किसका कितना होगा, tan जीरो। tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स मतलब f डैश x यहाँ पे क्या आ रहा है, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो फंक्शन का dy बाई डी एक्स आ रहा है, dy बाई डी एक्स वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। कब, पॉइंट ऑफ मिनिमा के केस में। अच्छा जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के केस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमा लेट्स से इस तरीके से है। अगेन यहां पे देखें तो ये है x इज इक्वल्स टू सी। सो x इज इक्वल्स टू सी पे अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो ये फिर से टैंजेंट जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। सो दैट मींस इस पॉइंट पे भी जो dy बाई डी एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा dy by dx will be equal to 0. At the point of local maxima, dy by dx will always be equal to 0. लेकिन एक और केस देखिए। सो अगर एक फंक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसा फंक्शन, राइट। अब ये पर्टिकुलर अगर आप फंक्शन को देखिए तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टैंजेंट बन रही है वो कैसी बन रही है, अगेन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस बन रही है। मतलब यहां पे dy बाई डी एक्स फिर से क्या होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन में देयर इज नो मैक्सिमा और देयर इज नो मिनिमा। क्यों मैक्सिमा क्यों मिनिमा नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट जो निकल के आया, जो आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोर होना चाहिए, वो ये है कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा dy by dx will be equal to 0, but vice versa is not possible. Vice versa is not possible मतलब अगर dy by dx किसी भी पॉइंट पे 0 आ रहा है किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो वहां पे फंक्शन में मैक्सिमा मिल भी सकता है, मिनिमा मिल भी सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मैक्सिमा ना हो या कोई मिनिमा ना हो। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर आपका ग्राफ कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर आपका कांस्टेंट का ग्राफ बन रहा है तो उस कांस्टेंट के ग्राफ में, पर्टिकुलरली कांस्टेंट के ग्राफ में आपको dy बाई dx तो 0 मिल जाएगा, लेकिन वहां पे कोई भी मैक्सिमा या कोई भी मिनिमा वैल्यू नहीं मिलने वाली। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। इसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसको समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट यहां पे समझना पड़ेगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये समझिए। क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, इन तीनों में से कुछ भी बोला जाए तो बात एक ही है। क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे f डैश x 0 के बराबर आ जाए, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल, टर्निंग, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल आ जाए, मतलब वहां पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट ना कर पाए, सो नॉट डिफरेंशिएबल। सो वो पॉइंट्स जहां पे या तो f डैश x 0 के बराबर है तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, टर्निंग पॉइंट कहेंगे, या वो पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उन पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे या टर्निंग पॉइंट कहेंगे। तो जब भी हमको मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है वो हमेशा इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है। तो कभी भी अगर हमको चेक करना हो किसी भी फंक्शन में कि किस पॉइंट पे हमको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या किस पॉइंट पे हमको लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो हमको बस ये दो ही पॉइंट्स चेक करने हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स? वो दो पॉइंट्स जिन पे या तो फंक्शन के जो टैंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ना हो, वहीं पे हमको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। तो इन्हीं पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा मिलता है, राइट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, कैसे करते हैं, समझते हैं इसको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को समझने के लिए अगर आपने बस ये ग्राफ देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बाकी कहानी समझने की जरूरत भी नहीं है। तो इस ग्राफ को देखिए। अब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो एट x इज इक्वल्स टू c1 जो टैंजेंट बन रही है, दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस, दैट मींस एट x इज इक्वल्स टू c1
dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। सो एफ डैश सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये पॉइंट जहां पे एफ डैश सी वन जीरो के बराबर है, वहां पे हमको लोकल मैक्सिमा भी मिल सकता है, लोकल मिनिमा भी मिल सकता है। अब कैसे चेक करें कि लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या लोकल मिनिमा मिल रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, जो इसका लेफ्ट नेबर है, उस पे हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और अगर लेफ्ट वाला नेबर पे जो वैल्यू निकल रही है एफ डैश एक्स की, मतलब टैंजेंट का जो स्लोप आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है, और जैसे ही हम इस पॉइंट के राइट साइड मूव करते हैं और यहां पे जो टैंजेंट का स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव है, तो जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट कैसा मिल रहा है, मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है, या फिर लोकल मैक्सिमा। कैसे बताया, फिर से समझिए, फिर से देखिए। सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कैसे पता चलेगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है? तो ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं। सो लेट्स से हमारा इस तरीके से एक ग्राफ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट x इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसको बोलते हैं c, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हमको चेक करना है कि क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो देखिए x इज इक्वल्स टू सी पे जो टैंजेंट बनेगी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमको मिलेगी, dy बाई डी एक्स एड x इज इक्वल्स टू सी, ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। सिमिलरली यहां पे भी ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू d, तो यहां पे भी जो dy बाई डी एक्स हमको मिल रहा है एड x इज इक्वल्स टू d, ये भी किसके बराबर आ रहा है, ये भी जीरो के बराबर आ रहा है। सिमिलरली यहां पे अगर आप पॉइंट देखिए तो एड x इज इक्वल्स टू e, सेम यही dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर आ रहा है। और ये जो पॉइंट है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू f, यहां पे क्योंकि आपको एक शार्प पॉइंट दिख रहा है, पॉइंटेड है, यानी यहां पे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो यहां पे द ग्राफ इज, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमको या तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा या तो लोकल मिनिमा मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या निकालिए, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के बराबर रख दीजिए। तो जैसे ही आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है, तो क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो के बराबर रख देना है। जीरो के बराबर रखने के बाद यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेट्स से जो क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे मिल रहे हैं वो मिल रहा है x इज इक्वल्स टू c, x इज इक्वल्स टू d एंड x इज इक्वल्स टू e, प्लस वो वाले पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, उन पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स में लाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने f डैश x को जीरो के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, टर्निंग पॉइंट्स निकाले। फिर वो भी पॉइंट्स निकालिए जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एड x इज इक्वल्स टू f, तो ये भी हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो यहां से 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले और यहां से भी एक क्रिटिकल पॉइंट मिला जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए का मतलब ये है कि हमको ये पता चल गया कि या तो यहां पे मैक्सिमा होगा या तो यहां पे मिनिमा होगा, लेकिन मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे चेक करेंगे, तो यहीं पे फर्स्ट डेरिवेटिव काम आता है। तो देखिए इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो इसकी जो स्लोप आएगी, टैंजेंट जो है वो इस तरीके से आएगी। तो ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट, तो ये टैंजेंट कैसी है, इंक्रीजिंग में है, राइट। तो इस टैंजेंट का जो स्लोप आएगा एफ डैश एक्स, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, राइट। अच्छा, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले अगर पॉइंट पे हम चेक करें तो यहां पे जो टैंजेंट बनेगी वो टैंजेंट कैसे बन रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो टैंजेंट नीचे की तरफ आ रही है, मतलब यहां पे एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट पे हमारा जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली पहाड़ जैसा एक फिगर हमको मिलेगा। भाई लेफ्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो लेफ्ट पे पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट में नेगेटिव है मतलब पहाड़ के नीचे आ रहे हैं। तो जब पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, तो यहां पे जो ये पहाड़ बन रहा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट। सिमिलरली अगर हमको चेक करना है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा के लिए देखिए जैसे यहां पे दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो यहां पे अगर हम अपना टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पे एफ डैश एक्स जो आएगा
वो लेस देन 0 आएगा, नीचे की तरफ जा रही है। और इसके राइट साइड पे अगर हम यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो f डैश x आएगा वो कैसा आएगा, अगेन ग्रेटर देन 0 आएगा। तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, मतलब एक वैली जैसा ग्राफ बनेगा, पहाड़ का उल्टा वैली। तो वैली पे अगर ग्राफ बनेगा तो ये जो पॉइंट है जो इसमें बीच में आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा स्लोप पॉजिटिव आता है, पहाड़ के नीचे जाते हैं तो हमारा स्लोप नेगेटिव आता है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ऊपर है तो फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो शेप बन रहा है ये यू शेप बन रहा है, वैली का शेप बन रहा है, मतलब ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यही है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, प्लस आप उन पॉइंट्स को भी निकालो जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे ये वाला x इज इक्वल टू f पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप x निकालो, ये नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आप f डैश x निकालो, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट कैसा हो गया, ये भी पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर इसी का उल्टा लेट्स से यहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश x निकालते तो ये ग्रेटर देन 0 आता, राइट हैंड साइड पे जब हम f डैश x निकालते तो ये ग्रेटर देन 0 आता, सॉरी लेस देन 0 आता। तो इस पर्टिकुलर केस में नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पे ऊपर, राइट साइड पे नीचे, मतलब कैसा बन रहा है, ये बन रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर रखा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, प्लस आपने वो भी पॉइंट्स ऐड कर दिए जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इन फंक्शंस, इन पॉइंट्स के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे f डैश x निकालिए, अगर वो नेगेटिव है, थोड़ा सा राइट वाला पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। थोड़ा सा लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, थोड़ा सा राइट वाला नेगेटिव है, तो वो आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बस यही करना है, इसी को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे। वैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, वरना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जल्दी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर यूज किया जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एंड एओडी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं, पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो बहुत बार 6-6 नंबर में आता है, 4-4 नंबर में आता है, वहां पे भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगता है। तो आई होप ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है और कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, कुछ स्टेप्स है, बस उन्हीं को फॉलो करना है और हर क्वेश्चन में बस ये एल्गोरिदम फिट कर दो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। क्या है एल्गोरिदम? सो एल्गोरिदम कहता है जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दो। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दोगे तो आपको मिल जाएंगे टर्निंग पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। सो लेट्स से आपको जो टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स मिले वो मिले A1 A2 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे पॉइंट्स मिले, 2 3 4 कितने भी मिल सकते हैं। नाउ जैसे ही आपके ये पॉइंट्स आ गए, आप क्या करो, उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। सो f डबल डैश x निकालो और फिर x की जगह वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, जो वैल्यूज आई हैं A1 A2 A3 की, वो वैल्यूज रख दीजिए। सो f डबल डैश A1 निकाल लीजिए, f डबल डैश A2 निकाल लीजिए। इस तरीके से सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। नाउ इफ f डबल डैश A1 इज पॉजिटिव तो जो आपका पॉइंट है वो आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखिएगा उल्टा होता है, पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, एंड अगर f डबल डैश A1 नेगेटिव आता है तो आपको मिलता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान है, बहुत हलवा है, और अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अवॉइड कीजिए, यूज कीजिए डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये ज्यादा आसान है, आसानी से निकल जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब लगाइए जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कब हो जाता है? सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल तब हो जाता है जब f डैश x आपने 0 के बराबर रखा और उसके बाद f डबल डैश A1 रखने
पे दोबारा आपको 0 मिल जाए, ना ही नेगेटिव मिले ना ही पॉजिटिव मिले, तो इस केस में आप ये नहीं बता सकते कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तब आप फंसोगे। तो उस केस में आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो। तो a1 के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश x निकालो, a1 के थोड़ा राइट हैंड साइड पे f डैश x निकालो। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब लगाना है जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, वरना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही आंख बंद करके आपको लगाना है। अब यहां पे एक और चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नॉट नेसेसरी दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पे लेट्स से आपका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट बनाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इस टैंजेंट को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये टैंजेंट बन रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ नीचे है और इसके राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में याद रखिएगा कि जो भी टैंजेंट बन रही होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आ रहा होगा। दूसरी एक और चीज कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो टैंजेंट होगी ना वो एक्चुअली में ग्राफ को एक पॉइंट पे छूते हुए तो जा रही होगी, लेकिन वो ग्राफ को या फंक्शन को कट करते हुए जा रही होगी, उसके आर पार हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ आपको याद हो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन का अगर आपको ग्राफ याद हो तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा, ठीक है। एड x इज इक्वल्स टू 0 कुछ इस तरीके का ऐसे बनता है, राइट, ऐसा। अब यहां पे अगर x इज इक्वल्स टू 0 पे हम टैंजेंट बनाए तो ये x इज इक्वल्स टू 0 पे जो टैंजेंट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब देखिए इस टैंजेंट के नीचे वाला पोर्शन में ग्राफ डिक्रीजिंग है, ऊपर वाले पोर्शन में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ये क्या हो गया, एड x इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। दैट्स इट, खत्म, समाप्त, ओवर। तो यहां तक जितनी भी चीजें थी वो सब कवर कर ली है। अब एक और कॉन्सेप्ट लास्ट में बचा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना सीख लिया, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीका है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को निकालने का। कैसे निकालेंगे समझिए। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो समझिए सबसे पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हमको मिलेगा कहां पे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखो, जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है वो कहां पे मिल रहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिल रहा था, यानी उन पॉइंट्स पे जहां पे f डैश x 0 के बराबर था या जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था वहीं पे मिल रहा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हमको कहां कहां पे मिल सकता है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिल सकता है, मतलब वो पॉइंट्स जहां पे f डैश x 0 के बराबर है या वो पॉइंट जहां पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल वहां पे मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमको एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा एक और जगह मिल सकता है, विच इज द टर्मिनल पॉइंट्स। टर्मिनल पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स बोले तो वो पॉइंट्स जहां से हमारा ग्राफ शुरू होता है, हमारा फंक्शन शुरू होता है, और वहां पे जहां पे हमारा फंक्शन खत्म होता है, उन पॉइंट्स को हम टर्मिनल पॉइंट्स बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कहां कहां मिल सकता है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमको उन सारे पॉइंट्स पे मिल सकता है जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स हो। क्रिटिकल पॉइंट्स बोले तो क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपका f डैश x क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। सो लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू c, तो यहां पे हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक। सिमिलरली ये हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट मतलब एड x इज इक्वल्स टू a जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है, एंड लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू b जहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है, राइट। एंड लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू d जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमको मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहां कहां मिल सकती है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल्स टू a पे मिल सकता है,
x इज इक्वल्स टू c पे मिल सकता है, x इज इक्वल्स टू d पे मिल सकता है एंड x इज इक्वल्स टू बी पे भी मिल सकता है। अब कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है, तरीका समझिए। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने का तरीका क्या है? अगेन ये एक एल्गोरिदम है जिसको आप आराम से फॉलो कीजिए, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले फाइंड कीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स को एंड टर्मिनल पॉइंट्स को। तो अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन के बाजू में दिया हुआ है कि फंक्शन डिफाइंड है लेट्स से a से b के बीच में, तो इसका मतलब है कि इसके टर्मिनल पॉइंट्स हो गया, एक पॉइंट हो गया a और एक पॉइंट हो गया b, स्टार्टिंग पॉइंट a एंड एंडिंग पॉइंट b। ठीक है, तो ये तो टर्मिनल पॉइंट्स पता चल जाएंगे अगर आपको इंटरवल गिवन है तो। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? सो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर रखो, यहां से x की जो जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो लेट्स से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए C1, C2 एंड C3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो अब आपके पास टोटल सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, सारे वो वाले पॉइंट्स आ गए जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं। प्लस अगर आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन में वो भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स के अंडर में आ गए, राइट। अब क्या करना है, आप f ऑफ C1 की वैल्यू निकालो, f ऑफ C2 की वैल्यू निकालो, f ऑफ C3 की वैल्यू निकालो, f ऑफ A की वैल्यू निकालो एंड f ऑफ B की वैल्यू निकालो। मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है ये निकालो, सारे टर्मिनल पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है ये निकालो। इन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, वो होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड इन सारी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वो होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में बस फर्क इतना ही है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मिलेंगे, मतलब जहां पे f' 0 है या यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए आप क्रिटिकल पॉइंट्स को तो चेक करेंगे ही करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उन पॉइंट्स को भी चेक करेंगे जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है और जहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस दी टर्मिनल पॉइंट्स। बस अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया, ये चैप्टर हो गया है पूरी तरीके से। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, एक बार में सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में भाई, 6 दिन लगे हैं पीपीटी बनाने में और सारी चीजें कवर अप करने में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है। अगर आपका साथ मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, तो डेफिनेटली और अच्छे वीडियोज इस तरीके से लेके आऊंगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहां तक वन शॉट में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वन शॉट में मैं कवर करूंगा इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस। सो मिलते हैं क्वेश्चंस वाली सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।